अरे हम पैरेलल में दूसरा काम भी करते हैं, पता है। हाँ, मजाक नहीं कर रहे हैं। ये मेरा मेन काम नहीं है। घर जोड़ो, शादी ब्याह कराना मेरा मेन काम है। अब मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस कितना है 10, तो ये डिस्टेंस कितना होगा रूट अंडर 100 प्लस 16 होगा, तो बराबर ये कितना आ गया रूट अंडर 116 आया, जो भी रूट करके आया वैल्यू। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट बी पर, इसका वैल्यू क्या होगा के क्यू। अब इसका चार्ज यहाँ क्यू है, Q1 है, तो यहाँ Q1 रखेंगे। डिवीजन में डिस्टेंस कितना है 116 इंटू 10⁻², ऐसा होगा क्या, या -4 ऐसा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, सही है। यहां रूट अंडर है, उसको स्क्वायर करेंगे तो फिर यहां पर तो 2 आना चाहिए ना, बताइए, बोलो। 10⁻⁻4 होना चाहिए या 10⁻2 होना -2 होना चाहिए, बोलो। -2 होना चाहिए ना, कि रूट के अंडर का बात था ना, ठीक है। अब ये वैल्यू आया तो यहां पर 9 इंटू 10⁻9 इंटू चार्ज कितना है 10, और डिवीजन में 116 इंटू 10⁻², ये ऊपर जाएगा, तो यहां 9 इंटू 10 डिवीजन में 116 इंटू, और यहां पर वैल्यू कितना है, ये 2 पर जाएगा तो 10⁻11 होगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 90 डिवीजन में 116 इंटू 10⁻11, ये कितना वैल्यू आ जाएगा, लगभग 1 से कम आएगा, 1 से कम आएगा ना, पॉइंट कितना आएगा, कुछ बता सकते हैं, बोलिए। 0 पॉइंट कितना आएगा, कैलकुलेटर हम लेके आए नहीं, बताइए 0 पॉइंट कितना आएगा, बोलिए। 0.7, चलिए एक ही डेसिमल लेके चलिए, 0.7 इंटू 10⁻, कितना 11 न्यूटन पर कूलम। यूनिट बताना भूल गए थे आपको, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड क्या होगा, ध्यान से देखिए सब लोग, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड किस पे कर रहा है, फोर्स पर यूनिट चार्ज पर, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज क्यू हो गया। अब इसके लिए हम एक चीज यहां पर देखें, फोर्स का यूनिट क्या होगा न्यूटन, और चार्ज का यूनिट कूलम। एक और तरीका है, यदि आपको डायमेंशन फार्मूला पता है, डायमेंशन फार्मूला निकालना आता है, नहीं आता, चलिए इसके बाद डायमेंशन फार्मूला बताएंगे, इतना लिख लीजिए पहले, एक क्वेश्चन भी है इस पर, डायमेंशन फार्मूला पर, बहुत सिंपलेस्ट काम है, कोई बड़ा चीज नहीं है, इसको ड्रॉ कीजिए, लिख लीजिए। डायमेंशन फार्मूला, हेडिंग दीजिए सब लोग, बेसिक से लेकर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आप लोग को नहीं पढ़ा है इसलिए थोड़ा सा बता देते हैं। यहां पर सब लोग 11th में पढ़े हैं, कोई पढ़ा है 11th में, शुरुआत तो यहीं से करता है सब लोग, हाँ पढ़ा है, जो तुम नहीं पढ़ा है, पुष्कर कहाँ है जी, पुष्कर नहीं आ रहा है, बोलो। क्वांटिटीज हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग बात करें फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज में हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग लेते हैं मास, मास लेते हैं, टाइम लेते हैं, डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। मास का यूनिट क्या होता है केजी, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला देखें तो हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं उसको, ठीक है, ऐसे कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। टाइम के लिए सेकंड होता है उसका, और इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। और डिस्टेंस के लिए क्या होता है मीटर, एम से डिनोट करते हैं, और वो क्या होता है एल। ये फंडामेंटल डायमेंशन क्वांटिटीज है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम बात करें, मुद्दे पे आए, जैसे मान लीजिए हमारे पास फोर्स है, सब लोग देखिए यहां पर फोर्स, तो ये मास इंटू एक्सेलेरेशन होगा, तो मास का हो गया केजी, और एक्सेलेरेशन क्या हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसका यदि हम डायमेंशन फार्मूला में देखें, तो डायमेंशन फार्मूला के अनुसार
मास के लिए तो केजी है, तो उसके लिए हम कैपिटल एम लेंगे, और मीटर के लिए एल होगा, और डिवीजन में टी स्क्वायर होगा। ऐसा होगा ना, ऐसा कर सकते हैं सिंपली। मास के लिए मीटर, मास के लिए एम लिए, और उसके बाद डिस्टेंस के लिए हमने एल रखा, और टाइम के लिए टी रखा। क्योंकि टी नीचे है, उसको ऊपर रखेंगे तो डायमेंशन फॉर्मूला कैसा दिखेगा? ये दिखेगा एम एल टी माइनस टू, ऐसा दिखेगा ये डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, सिंपल। आप उसको याद भी रख सकते हैं कि फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं करंट का। करंट भी हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज में आ सकता है। अब इसमें करना क्या है, करंट का जैसे हम लोग इसको ए से भी दिखाते हैं, ए, इसको ए मतलब एम्पियर, तो उससे भी हम लोग डिनोट करते हैं। और यदि हमको करंट को और तरीके से लिखना हो तो करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, लिख सकते हैं इसको। तो चार्ज का यूनिट होगा कूलम, ठीक है, और इसका यूनिट हो गया टाइम, तो टाइम का हो गया सेकंड। तो इसके लिए अब यदि हमको चार्ज को डिनोट करना है, चार्ज, तो एम्पियर इंटू टी ऐसा लिख सकते हैं क्या? जैसे क्या करंट बराबर क्या है, चार्ज पर यूनिट टाइम है, तो चार्ज बराबर टाइम इंटू करंट होगा, तो टाइम इंटू करंट होगा तो ए इंटू टी होगा, होगा, यानी चार्ज की जगह पर ए इंटू टी लिख सकते हैं। अब हम पुट करते हैं उसकी जगह पर, कहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें किस चीज की जरूरत है, एक तो फोर्स की और उसके बाद चार्ज की। तो फोर्स के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, एम एल टी माइनस टू, डिवीजन में चार्ज के लिए क्या होगा, ए इंटू टी। टी ऊपर जाएगा एक और बन जाएगा, और ए ऊपर जाएगा तो माइनस वन बन जाएगा। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, एम एल, यहां ए माइनस वन और यहां टी माइनस थ्री, ऐसा लिख सकते हैं क्या? ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका बना, इलेक्ट्रिक फील्ड का। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला यहां है, और चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला ये हो गया। तो चार्ज के डायमेंशन फॉर्मूला के लिए, चार्ज के डायमेंशन फॉर्मूला के लिए, चार्ज के डायमेंशन फॉर्मूला के लिए ये फॉलो करेंगे, और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशन फॉर्मूला के लिए ये फॉलो करेंगे, फोर्स के डायमेंशन फॉर्मूला के लिए ये फोर्स फॉलो करेंगे। मान लीजिए हमसे पूछा जाएगा एनर्जी, एनर्जी का कोई बता सकता है डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा जो वर्क का होगा, होगा ना। और वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो होगा एफ डी कॉस थीटा। फोर्स का क्या होगा, एम एल टी माइनस टू, डी का क्या होगा, एल होगा ऐसा, और थीटा का तो कोई डायमेंशन लेस होता है वो। तो यहां पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम एल टू टी माइनस टू। इसी तरह जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है उनके डायमेंशन फॉर्मूला आप बना सकते हैं। समझ गए? तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसमें शायद है या नहीं है, देखना पड़ेगा। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होना चाहिए, बोलिए। सी होना चाहिए, सी होना चाहिए, होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चल, इसको राइट डाउन कर लीजिए। मेरे साथ क्वेश्चंस को अभी रुक जाइए, ड्रॉ करते हैं। अभी रुक जाइएगा, हम ड्रॉ कर देंगे फिर ड्रॉ कीजिएगा। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहां पे चार्ज Q, यहां पे चार्ज Q, और ये टोटल डिस्टेंस L है,
और यहां पर मान लीजिए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। मान लीजिए ये पोजीशन है, इस पोजीशन को हम सी नाम दिए और यहां पे चार्ज क्या है, क्यू है। आपसे पूछ रहा है ये डिस्टेंस को हम मान लीजिए आर कहते हैं, तो आपसे पूछ रहा है, अरे देखो यहां कौन माहौल बना रहा है, अरे राइट लेफ्ट से भी होता है। आइए, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। सी पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, समझ गए। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं ओ। तो यहां पर ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L/2 और ये डिस्टेंस L/2। आपको बताना है सी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। वेक्टर का जिसके पास अंडरस्टैंडिंग है वो बता देगा, अदरवाइज कहानी गड़बड़ हो जाएगी। करिए, ये एनसीईआरटी किताब में है, मैंने अपने मन से नहीं दिया है, और एनसीईआरटी तो बनना ही, समझ गए। तो यहां पर क्यू नॉट जो है वो पॉइंट चार्ज है, और उस पॉइंट पे हमको पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण यहां पर लिखना चाहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी ड्यू टू बी होगा, और इसका वैल्यू क्या होगा, स्मॉल के और स्मॉल क्यू होगा। और यहां पर भी क्या होगा, ये L/2 प्लस आर का वैल्यू होगा ना। हाँ, आर स्क्वायर है तो रूट अंडर करेंगे ना। हाँ वो तो रहेगा ये। अच्छा अच्छा, ये कहने का मतलब, ठीक ठीक ठीक, तो एल स्क्वायर यहाँ 4 कर देते हैं, यहाँ आर स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, हम समझ गए वो कहने का मतलब। अब यहां पर देखिए, इस जगह पर इसका इसका जो हम यूनिट वेक्टर लेंगे वो क्या लेंगे, यूनिट वेक्टर क्या आएगा यहां पर हम ले सकते हैं BC आर स्क्वायर, और यहां पर यहां लिख सकते हैं B और C का कैप, ठीक है। ये दो वेक्टर हो गया। अब हमको यहां पर इसको बैलेंस करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए, जैसे इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। और इस एंगल के कारण ये एंगल भी थीटा होगा, और ये एंगल भी थीटा होगा। थीटा का वैल्यू निकालेंगे, मान लीजिए हम यहां पता करना चाहें इसके अकॉर्डिंग, तो हम कॉस थीटा लिख सकते हैं। कॉस थीटा इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये राइट एंगल है आपका, ये राइट एंगल, तो कॉस थीटा क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस यहां पर क्या होगा, रूट अंडर L²/4 प्लस आर स्क्वायर होगा ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, R बाई रूट अंडर L²/4 प्लस आर स्क्वायर, ये कॉस थीटा होगा। और यदि साइन थीटा लिखना चाहें तो साइन थीटा क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग चले तो L/2 डिवीजन में रूट अंडर L²/4 प्लस आर स्क्वायर, ये साइन थीटा हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसका एक एक्स कंपोनेंट ले लेते हैं, ठीक। तो इसका एक्स कंपोनेंट ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू बी साइन थीटा होगा, और इसका जो एक्स कंपोनेंट जो ऊपर जाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू बी, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। ये रिजॉल्व हो गया, समझ रहे हैं। वेक्टर्स का रिजोल्यूशन आपको याद है, पढ़ाए हुए हैं, जिनको दिक्कत है तो वेक्टर देख लीजिएगा एक बार फिर से। तो वेक्टर का रेजोल्यूशन, तो इसका रेजोल्यूशन हो गया। अब इस वेक्टर का रेजोल्यूशन करेंगे तो एक कंपोनेंट इधर आएगा और ये साइन में होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू ए साइन थीटा, और इसका ए कंपोनेंट ऊपर जाएगा और वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू ए कॉस थीटा। तो ये भी रिजॉल्व हो गया। अब आपको समझना ये है कि मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी ड्यू टू ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी ड्यू टू बी, क्या ऐसा है क्या?
ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं। मैग्नीट्यूड मतलब इस बी पे जो चार्ज है उसके कारण सी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड, और जो ए पॉइंट पे चार्ज है उसके कारण सी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड, क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? यदि सेम है तो ये वैल्यू भी सेम होगा। यदि ये है तो ये दोनों मैग्नीट्यूड भी सेम होंगे और वो बैलेंस भी होंगे। तो यदि हमसे पूछा जाए कि सी पॉइंट पर, जो आपका ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो किधर होगा? वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो बैलेंस हो जाएगा। दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो उनका नेट इफेक्ट क्या होगा? जीरो होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं सो वी कैन से ई नेट किस पॉइंट पर? सी पॉइंट पर इज इक्वल टू ई किस डायरेक्शन पे? ई नेट एक्स एक्सिस में प्लस ई नेट वाई एक्सिस में। और ई जो आपका एक्स एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में जो है वो जीरो होगा क्या? क्यों? क्योंकि दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे एक्स एक्सिस वाले। अब जो भी होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? वाई एक्सिस में होगा। तो हमको ये लेके चलना होगा और यही इसका नेट होगा। तो यहां इक्वल हम लेके चले तो अब हम क्या लिख सकते हैं? वाई एक्सिस में क्या होगा? वाई एक्सिस में 2e। अब सिंपली उसको e लिख देते हैं। cb और ca तो बराबर है तो उसको हम e मान लेते हैं, तो e लिखेंगे और यहां क्या लिखेंगे? cos थीटा। यही नेट वैल्यू देगा। और यदि हम यहां पर लिखते हैं, देखिए ई नेट किसके अबाउट? सी के। तो यहां पर जब लिख रहे हैं तो क्या यहां हम जे कैप लिख सकते हैं क्या? बोलिए। क्योंकि दोनों का समेशन का डायरेक्शन वाई एक्सिस में है और पॉजिटिव वाई एक्सिस में हम जे कैप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। इसमें हम पुट करेंगे तो यहां 2 और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी का भी ले लीजिए तो के क्यू डिवीजन में एल स्क्वायर बाई 4 प्लस आर स्क्वायर, ये वैल्यू हुआ। और कॉस थीटा का वैल्यू कितना है? आर डिवीजन में रूट अंडर एल स्क्वायर बाई 4 प्लस आर स्क्वायर है। होगा ऐसा? अब ये वैल्यू आ गया। अब इसके बाद हम यहां पर फाइनल जे कैप दे सकते हैं। और यदि हम जे कैप दे रहे हैं तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? यहां लिख सकते हैं 2, क्या आ गया? क्या पोस्ट हुआ है? इसको हटाना होगा। 2k/q/r डिवीजन में एल स्क्वायर बाई 4 प्लस आर स्क्वायर टू द पावर कितना? 3/2 जे कैप। ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। क्या ये बात ठीक है? बोलिए, क्या ये ठीक है? यदि ये ठीक है तो समझ गए हो तो इसको थोड़ा हम नीचे कर देते हैं। छोटा करना है, अविनाश सर ने मुझे बताया है। अविनाश सर ने बहुत गहराई से बताया। अविनाश सर ने क्या गहराई से बताया है पता है? बोला कि सर एक ही उंगली कीजिए, 3-4 उंगली मत भिड़ा दीजिए। चलिए, चलिए राइट डाउन कीजिए। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। चलिए देखिए, जिनसे नहीं बना ध्यान से देखिए। यहां पर ऐसा हम लोग फोर्स में भी किए थे। देखिए यहां पर ध्यान से समझिए, यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर एक रॉड है और उस रॉड का लेंथ कितना है? एल। और उस एल लेंथ पर चार्जेस कितने हैं टोटल? क्यू। यानी कि हम कह सकते हैं कि क्यू चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ ऑफ एल।
ठीक है। अब हम उस लेंथ के कारण, चूंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, तो चार्ज तो एक जगह पर स्पेसिफाई है नहीं, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमारे लिए आसान नहीं है, क्योंकि हम पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जानते हैं, लेकिन इसके कारण नहीं। तो जैसे हम लोग फोर्स में किए थे, सेम वही चीज यहां भी करना है, क्योंकि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। और ऑब्वियसली यहां पे जो चार्ज होगा उसका इस पर इफेक्ट ज्यादा होगा, उससे दूर जाने वाले चार्ज पर कम होगा, क्योंकि चार्ज का इफेक्ट डिस्टेंस बढ़ने से घटता है। क्लियर है ये चीज? अभी हम लोग यहां पर देखते हैं इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इधर ही होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी होगा। लेकिन ये पॉइंट चार्ज की तरह नहीं होगा, हम उसको बनाएंगे। तो बनाने के लिए हमने क्या किया, एडिशनल व्हाइट कलर से क्या किया है, हमने एक छोटा सा एलिमेंटल चार्ज एलिमेंट लिया है, जिसका थिकनेस कितना है, dx, और वो चार्ज एलिमेंट पर चार्ज कितना है, dq। और dq बराबर क्या है, dq बराबर है लैम्डा इंटू dx। जैसे जैसे x वैरी करेगा, लैम्डा तो कांस्टेंट है, लैम्डा क्या है, लैम्डा क्या कहते हैं हम इसको, लीनियर चार्ज डेंसिटी। उसके बाद आएगा एरियल चार्ज डेंसिटी, उसके बाद आएगा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी में वॉल्यूम की बात होगी, एरियल चार्ज डेंसिटी में एरिया की बात होगी, और लीनियर चार्ज डेंसिटी में लीनियर लेंथ की बात है। मान लीजिए कि ये रॉड की जगह पर, मान लीजिए कि हमारे पास एक क्यूब शेप का कोई ऑब्जेक्ट होता जिस पर चार्ज क्यू होता, तो वहां पर हम वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी लेते, जिसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वो आएगा तो उसमें बताएंगे हम। अभी आपको इसको लेके चलना है, तो इसके अकॉर्डिंग जब हमको ये डीक्यू चार्ज पता चल गया, अब इसी डीक्यू चार्ज को हम लोग यूज करेंगे। तो अब हम बात करें ईबी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। अब हम ये समझे कि यदि हम इसको इस तरह से लिखें कि हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, स्मॉल एलिमेंटल, सब ध्यान से देखिए, स्मॉल एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर, एट पॉइंट बी, ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ पा रहे हैं? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। चूंकि छोटा सा एलिमेंटल चार्ज लिए है ना, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी स्मॉल एलिमेंटल होगा, जैसा हम लोग फोर्स में किए थे, याद है? तो फोर्स में हम छोटा सा एलिमेंटल मास चार्ज लिए थे, उसके कारण जो फोर्स लगा था वो छोटा सा एलिमेंटल फोर्स था। यहां पर छोटा सा एलिमेंटल चार्ज लिए हैं, इसके कारण उस पॉइंट पे फोर्स जो फील्ड होगा वो छोटा सा एलिमेंटल फील्ड होगा। तो वो हम यदि बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो हम उसको लिख सकते हैं डीई। तो डीई बराबर क्या होगा, के डी क्यू बाई, अब यहां पर ये एक्स स्क्वायर होगा ना, ठीक। डायरेक्शन तो हम उसको पॉजिटिव एक्स दिखा सकते हैं, वो बाद में ले लेंगे। अब यहां पे आइए, इज इक्वल टू, अब यहां डीक्यू का वैल्यू पुट करेंगे। डीक्यू का वैल्यू क्या है, लैम्डा इंटू, तो यहां लैम्डा इंटू डीएक्स पुट किए, डिवीजन में एक्स स्क्वायर दिए। ये समझ में आया है? बोलिए। इसका बेस हम पहले ही तैयार करके आपको फोर्स के टर्म में बताए हैं, जिन्होंने पढ़ा होगा तो देखा होगा, नहीं तो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। इसमें हम यही चीज कर रहे हैं बार बार कि एलिमेंटल चार्ज डेंसिटी हमको डिफाइन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये फैक्टर ही डिसाइड ये करेगा कि अब जैसे हम इसको ऐसे बोलते हैं कि यदि यहां से वहां का लेंथ 10 मीटर है और हमको छोटा सा एलिमेंटल लेंथ लेना है, तो उस लेंथ में कितना मास है। मान लीजिए यहां से वहां एक रस्सी हम लिए, और इस रस्सी की लंबाई जब मान लीजिए 10 मीटर है, और उस 10 मीटर रस्सी की जो लंबाई है, उस 10 मीटर का मास जब उस रस्सी को हम खोल करके बांध करके हम वजन करेंगे, तो उसका मास मान लीजिए कि 10 केजी आ गया। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि 1 मीटर लेंथ का मास कितना होगा। यदि 10 मीटर लंबा रस्सी है और उसको खोलकर हमने बांध करके वजन किया, तो उसका मास 10 केजी आया। तो हम यदि पूछें कि आप बताइए कि 1 मीटर मास का, 1 मीटर लेंथ का कितना मास होगा, तो कितना, 1 केजी। तो कैसे निकाला आपने? अच्छा, मान लीजिए कि सपोज करें कि 10 मीटर लंबा रस्सी है, रस्सी यहां से यहां बंधा हुआ है, 10 मीटर है,
और अब उसका हमको ये पता करना है कि मास कितना है। तो उसको खोले, उसको बांध दिया और हमने वजन किया, वेइंग मशीन पे वजन किया और उसका मास आया 8 केजी, 8 केजी आया। तब आपसे पूछा जाए कि 1 मीटर लेंथ का कितना मास होगा, 800 ग्राम या 0.8 केजी। कैसे निकाले, डिवाइड किए। तो यहां देखिए, वहां पर मास है, यहां पर चार्ज है। ठीक है, हमने ये क्या किया, हमने क्या किया कि यदि L लेंथ पर चार्ज Q है, यानी कि 10 मीटर पे मास कितना है, 8 केजी, तो 1 मीटर पे हमको पता करना है। तो 1 मीटर पे क्या किए, 10 मीटर लेंथ है, तो हम क्या किए, आप वजन कितना, मास कितना है उसका 8 केजी, तो 10 मीटर पे मास कितना है 8 केजी, तो 1 मीटर पे कितना होगा, 8/10 होगा ना। आपने बताया ना अभी, 10 मीटर लेंथ का मास कितना है 8, तो 1 मीटर लेंथ का 8/10, तो वो 0.8 केजी जो निकला, वो 1 मीटर जो लेंथ रस्सी था उसका मास निकला। उसी तरह यहां पर क्या हो रहा है, उसी तरह यहां पर मान लीजिए लेंथ हमारा L है, तो L लेंथ पर चार्ज कितना है, Q है ना। अब L लेंथ पर चार्ज Q है, तो यूनिट लेंथ पर चार्ज हमको पता करना है, तो हम डिवाइड कर दिए। अब हमको इंटरेस्ट उस बात में नहीं है, अब हमको इंटरेस्ट इस बात में है कि 0.0001 मीटर में कितना मास है। बात समझे, जैसे 1 मीटर पे तो हमको पता चल गया ना, Q/L या फिर kg/मीटर, उससे हम 0.8 केजी निकाल लिए। अब हमको ये पता करना है कि अब हमको ये सोचना है कि 0.0001 मीटर यदि रहेगा तो उस पर कितना मास होगा। 1 मीटर मास पे तो 0.8 केजी आपने बता दिया। तो अब ऐसे सिचुएशन के लिए हम जस्ट उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उससे। तो हमको कितने पे चाहिए, dx पर, तो dx को जस्ट मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमको जो चार्ज मिलेगा, जो मास मिलेगा, वो dx लेंथ का होगा। होगा कि नहीं होगा, अरे समझ पा रहे हैं। यही चीज हम डे टू डे लाइफ में भी करते हैं, उसको यहां कर रहे हैं, क्योंकि यहीं से हम डे टू डे लाइफ में कैलकुलेट कर पाते हैं, है ना। जैसे मैंने पूछा था ना आपसे कभी कि मान लीजिए पपीता आपने तौलाया और 1 केजी पपीता जो है 35 रुपए केजी है, और आपका जो वजन हुआ पपीते का वो 1150 ग्राम हुआ। तो आप हमको ये बताइए कि 20 ग्राम का कितना दाम होगा। क्वेश्चन समझ में आया, आ अभिनव समझ में नहीं आया क्वेश्चन। 1 केजी पपीता का प्राइस 35 रुपीज है, ठीक है, और आपने जो वजन किया तो वो 1150 ग्राम का हुआ। वो पपीता, ये मान लीजिए पपीता है, इसका वजन कितना है 1150 ग्राम। तो आपसे अब वो पूछ रहा है कि चलिए ठीक है, 20 ग्राम पपीता का प्राइस क्या होगा, 70 पैसा, 70, 7 रुपया। 1 मिनट देखिए, सिंपल क्या करेंगे, 0.7, अच्छा देख लेते हैं, देखिए कैसे निकलेगा वो, कैसे, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से निकलेगा। कैसे, देखिए, जैसे 1000, ध्यान से देखिए, 1000 ग्राम का मास, एक ग्राम मास, जो 1000 ग्राम मास होगा उसका प्राइस कितना है 35। तो 1 ग्राम का 35/1000, तो हमको कितना पता करना है, तो 35/1000 इंटू, तो हमको 20 ग्राम का ही पता करना था, तो मल्टीप्लाई किए ना। उसी तरह वहां पर Q/L था, लेकिन हमको पता करना था dx लेंथ का, तो यहां dx से मल्टीप्लाई किए ना। तो ये dx कौन है, 20 ग्राम है ना, और यहां पर लेंथ कितना है, और उस पर चार्ज कितना है Q, तो 1000 जो ग्राम है उसका प्राइस कितना है। समझ, इससे रिलेट कर पा रहे हैं। अब इसको कैंसिल आउट कीजिएगा, ये 0 यहां से चला जाएगा और ये आ जाएगा कितना 50, तो आ गया 35/50। इसको सॉल्व 35/50 करने पे कितना आएगा, 0.07,
ये रुपीस हो जाएगा, यानी कि 70 पैसा लगेगा, यानी 20 ग्राम का दाम कितना हो गया। अब आप 1 ग्राम का पता कीजिए, 20 ग्राम का पता कीजिए, 19.5 ग्राम का पता कीजिए, करते रहिए। 19.25 ग्राम का पता कीजिए। पपीता वाला एक झप्पड़ मार के कस के मारेगा और बोलेगा लेना देना है नहीं, अपना ठेला लेके चल देगा वो। और इतना ही नहीं, आप उससे बोलिएगा ना, आप सिंपली उसको बोलिए कि 1150 ग्राम हुआ, 35 रुपए के हिसाब से कितना हुआ, वो तौलते तौलते में कैलकुलेट कर देगा और कैलकुलेट एग्जैक्टली 2 रुपए ज्यादा करेगा। आप पीएचडी करके मूर्ख बन गए और वो अंगूठा छाप होकर तेज बन गया। उस समय लगेगा कि हम जाएं अपना अलमीरा में से कहीं से खोज के निकाले डिग्री और उसके सामने फाड़ दें। कई लोगों को मैंने इंसिस्ट कर दिया था, कई लोगों ने कुछ जलाने की कोशिश भी की लेकिन नहीं जल पाया। ठीक है, तो यदि आपने पढ़ाई की है और उसने पढ़ाई नहीं की है तो भी वो एग्जैक्ट बता दे रहा है, आप नहीं बता पा रहे, तो ये समस्या गंभीर है। सारा कुछ रिकॉर्ड हो ना हो से क्या फर्क पड़ता है, मेरे जैसे लोगों से पूछता ही कौन है, कौन देखता ही कौन है। जब ओपन करते हैं तो एक व्यू आता है, पता चला हम ही किए हैं। हाँ, एक मनीष भैया, उसमें 2 व्यू आता है। हम बोले, फिर मनीष को फोन करते हैं, देखो एक नया वीडियो आया है, तो वो ओपन करता है तो दो व्यूज बढ़ जाते हैं। डायरेक्टर सर को कोई फर्क नहीं पड़ता इस सबसे। चलिए ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब कंक्लूड करेंगे, सर गुस्सा रहे होंगे, कंक्लूड करेंगे। सर को भी आगे कुछ ज्ञान, मतलब कुछ ज्ञान देना है उनको भी। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ। अब इसको इंटीग्रेट कर देना है, फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। क्यों आएगा इंटीग्रेशन हम बता चुके हैं, हमने किसी पर कोई सहारा नहीं रखा, खुद बताया है मैंने सब कुछ। यदि 11वीं कक्षा का आप सारा चीज ओपन करेंगे तो आपको दिखेगा उसमें मैथमेटिकल फिजिक्स में इंटीग्रेशन मैंने बताया है, मैथमेटिक्स में भी बताया है। अब यहां ऑपरेटर कौन है और वेरिएबल कौन है, तो के और लैम्डा, वेरिएबल तो है नहीं, वो बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे, अगले पेज पे इंटीग्रेट कर दें। देखिए अगले पेज पे इंटीग्रेट कर देते हैं, डी ई। ध्यान से सब लोग देखिए, अभी के लैम्डा डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन करेंगे कहां से कहां, ध्यान से देखिए। लिमिटिंग वैल्यू कहां से कहां जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू कहां से कहां जाएगा, x बराबर a से x बराबर a प्लस एल तक जाएगा। यदि इस पॉइंट को आप c मान रहे हैं, इस पॉइंट को आप d मान रहे हैं, तो d कब मिलेगा, जब a प्लस एल जोड़ेंगे। और a का ये c कब मिलेगा, जब हम सिर्फ x बराबर क्या रख देंगे, a रख देंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग लिमिटिंग वैल्यू जाएगा। तो लिमिटिंग वैल्यू जाएगा। अब यहां पर ध्यान से देखिए, जब x बराबर क्या था, a, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, और जब वही बढ़ करके a प्लस एल हो गया तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आया। तो हम यहां पर E बराबर क्या लिख सकते हैं, के लैम्डा, और यहां इंटीग्रेशन x पे पावर -2 dx, कहां से कहां, a से a प्लस एल। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर के लैम्डा, और यहां पर ये कितना आ जाएगा, -1/x आएगा, a l प्लस a। ऐसा मत समझिए कि हमको आता है हम रट के आए हैं। ठीक है, अब यहां -1/x हो गया। अब यहां पर लिमिटिंग वैल्यू चेंज करेंगे तो के लैम्डा यहां पर क्या हो जाएगा, 1/x। तो यहां ऊपर लिमिटिंग वैल्यू a और यहां l प्लस a आएगा। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर के लैम्डा। अब यहां पर अपर लिमिट पुट करेंगे 1/a माइनस 1/l प्लस a। ये वैल्यू आपका फाइनल यही फाइनल वैल्यू आएगा। समझ गए, किसी को कोई मन में विचार हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपना आज का कार्यक्रम समाप्त करूं। लिखना है कि सेव करके भेज दें, सिर्फ संडे को सर ओपन करते हैं हम। ठीक, क्वेश्चंस है, अभी कुछ रहेंगे फिर हम कराएंगे भी, ऐसा नहीं कि हम नहीं रहने देंगे। चलिए ठीक है, रहने देते हैं आपके सहूलियत के लिए। ठीक है, इंपोर्ट करेंगे ना, एक्सपोर्ट करेंगे।
पीडीएफ में कहां ओपन करेंगे? डॉक्यूमेंट